गुड मॉर्निंग कपिल। आज हम परिचर्चा करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में हमने फॉर्मल लेक्चर्स में डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर के माध्यम से अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई और इस मामले में या इस कोशिश में वो सफल भी हुए, सक्सेसर भी हुए और उन्होंने अपने ब्रिटिश एम्पायर को और लंबे समय तक आगे बढ़ा दिया। हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ से जो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा था या मसला था कि रिटन मैनर में जो रूल्स और रेगुलेशन थे उनको स्थापित किया जा रहा था, दूसरी तरफ वास्तविक रूप से उन्होंने हमें कोई पावर नहीं दी थी। केवल प्रैक्टिस के रूप में हम मान सकते हैं कि किस तरह से किसी रूलर के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है, ये हम बड़ी आसानी से अंग्रेज़ों से सीख रहे थे। परंतु जैसा कि वर्तमान समय में कोई भी गवर्नमेंट होती है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, स्पेशली बैकवर्ड सोसाइटीज़ में अथवा हम कह सकते हैं तीसरी दुनिया या जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ या कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर मुख्य मुद्दा किसी भी तरह से सत्ता को, अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना होता है। और अब तो धीरे धीरे ऐसा भी हम महसूस कर सकते हैं कि विकसित देशों में भी आंशिक रूप से ऐसा चल रहा है। 1935 का जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया यह अधिनियम भी हाँ, क्लिक करो ना लिंक पर जो शेयर किया उस पर। अच्छा सर, वो तो ज्वाइन पे ऐसे कर रहा है, समवन लेट यू इन। अभी कर, दोबारा कर। चलो ठीक है। हाँ, तो भारत परिषद 1935 के अधिनियम के बारे में हम परिचर्चा कर रही थी। कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी, परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिर से एक नया संवैधानिक अधिनियम स्थापित किया गया, अथवा हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अब फिर से ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऐसा संवैधानिक पैंतरा, हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप, जाल, संवैधानिक जाल को फिर से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस ट्रैप को, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप विच प्रोपाउंडेड बाय दी ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के नाम से, भारत परिषद अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। कपिल, स्क्रीन शेयर हो रही है। भारत परिषद अधिनियम 1935। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक संरचना, जिसके बारे में हमने पहले ही परिचर्चा की कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था इन ब्रिटिश एम्पायर में, तो इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जो 1919 की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को अगर हम इन डायग्राम के माध्यम में या इन डायग्राम्स में इन्वोल्व कर देते हैं तो कैसी संरचना थी उसके बारे में फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ब्रिटिश क्राउन जैसा कि ऑलरेडी पहले से विद्यमान था, इसमें विशेष कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश एम्पायर के अधीन जो भारत में रहता था, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इस गवर्नर जनरल एंड वाइसराय को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की रियल पावर का यूज करने वाला प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, और उस प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद का एक सदस्य, जिसे भारत मंत्री के नाम से या भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाता था, अभी भी उसकी संरचना में, उसके पोस्ट में, उसके पावर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह गवर्नर जनरल के नाम के लिए सलाह देता था, परामर्श देता था ब्रिटिश क्राउन अपने प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री परामर्श देता था ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल एंड वाइसराय को।
गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में कि दो तरह की यहाँ स्थितियाँ थी। एक ये स्थिति कि भले ही गवर्नर जनरल और वायसराय को ब्रिटिश क्राउन भारत मंत्री के कहने से या सलाह से अपॉइंट किया जाता था, परंतु गवर्नर जनरल एंड वायसराय किसी भी कीमत पर भारत मंत्री या राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। ये अपने को ध्यान रखना है। वह सीधा ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश क्राउन को ही वह संबोधित करता था और ब्रिटिश सम्राट को ही वह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ही जवाबदेह होता था। गवर्नर जनरल एंड वायसराय को एक तरह से मंत्री परिषद के रूप में, हम कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के मंत्री परिषद के रूप में, या हम कहें कि वर्तमान अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी मंत्री परिषद है, ऐसे मैनर में कार्य करने के लिए, सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए, या गवर्नर जनरल को ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की सलाह देने के लिए जो काउंसिल थी वो एजिटिव थी, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाना जाता था। गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें भारतीय सदस्य संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केंद्रीय विधानमंडल जो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोहरा सदन कर दिया गया था, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक जो विधानसभा के रूप में और दूसरा राज्य परिषद के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। प्रांतों में प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। प्रांतों की संख्या में जरूर अभिवृद्धि कर दी गई। प्रांतों में कुछ प्रांतों में जो 5-6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल था, दोहरा विधानमंडल था। बाकी अन्य जो प्रांत थे उन प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल था। यहाँ पर नाम विधानसभा, पहले सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम विधान परिषद हुआ करता था। ठीक केंद्र में जो संसदीय व्यवस्था थी, प्रांतों में ऐसी संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई। आज जैसे है कि भारत के अभी कुछ राज्यों में दोहरे सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और अनेक राज्यों में केवल एक सदन है, जैसे राजस्थान में एक सदन है, उत्तर प्रदेश में 2 सदन है। ऐसे ही उस समय 6 प्रांतों में दोहरे सदन हुआ करते थे, बाकी प्रांतों में एक सदन हुआ करता था। रियासतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो 1935 के अधिनियम में क्या है जो 1919 के अधिनियम में नहीं था, अथवा 1935 के अधिनियम का स्वरूप क्या था, क्यों ये पारित किया गया अधिनियम, इसकी आवश्यकता क्या थी, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। भारत में विद्यमान वातावरण के परिणाम स्वरूप, वातावरण का मतलब आपको जैसा पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, 1930 से 1934 तक ये चला। 1930 से 1932, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और मार्च 1931 के बाद इसको फिर से स्थगित किया जाता है। फिर 1932 में शुरू होता है और अप्रैल 1934 तक ये चलता है। तो स्थितियाँ क्या थी, वातावरण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या था, भारत में वातावरण क्या था, द्वितीय महायुद्ध आने ही वाला था, उसके जो बादल थे, संकट के बादल मंडरा रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। तो कपिल मुझे ये बताइए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो कौन से 3 वर्षों में आयोजित हुई। ओके, नहीं, देख 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, उन गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो भारत में मूवमेंट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को डाइवर्ट करना था। दूसरा, B.R. अम्बेडकर, जयकर, संप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना जो विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जैसा मैंने पहले ही बताया, केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया। और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बिना हुआ, इसलिए उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। परंतु वो अन्य लोग भाग ले रहे थे जो भारतीय थे, जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, जो कट्टर मुसलमान, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी भाग ले रहे थे। आरक्षण की मांग करने वाले
डॉक्टर बाबा साहब भी भाग ले रहे थे। इसके अलावा जो मीडिएटर थे वो भी भाग ले रहे थे। तो इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल तो था उस गोलमेज सम्मेलन का। और वो गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की विफलता के बाद में ही बुलाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ब्रिटिश भारत भेजा जाएगा। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन 2 साल पहले बनाया गया, 1927 नवंबर 1927 में बनाया गया। इसको 1 साल पहले भारत भेजा गया, फरवरी 1928 में। ये 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे भारत में पहुंचता है। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, भारत में जगह जगह विद्रोह हुआ। लाहौर में इस विद्रोह या म्यूटिनी के समय जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें आई और उसके पश्चात उनका निधन हो गया, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। कहने का मतलब है कि ये सब परिस्थितियां थी जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इनके द्वारा सितंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन जो 2-3 महीने तक चलते थे, वो इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि बर्किंघम पैलेस जो राजमहल है वहाँ मीटिंग बुलाई गई। और ये मीटिंग गोल राउंड टेबल जैसा इसका नोमेनक्लेचर है, राउंड यानी गोलाकार, गोल आकार की, और टेबल यानी मेज। जो गोल आकार की मेज है, जैसा आपने कभी सभा भवन में या बड़े यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में देखा हो, या बड़ा जो कक्ष होता है उस कक्ष में एक गोलाकार टेबल होती है जिस पर अध्यक्ष बैठता है, महासचिव वगैरह जो भी पदाधिकारी होते हैं वो बैठते हैं और चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं और उन पर वार्ता चलती है। इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज पर, गोल आकार वाली मेज पर बुलाया गया सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रूप में उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 को डिजाइन किया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर इसको बोला जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बिल पब्लिश किया जाता है उस बिल को व्हाइट पेपर बोलते हैं। वैसे भी इसको ना थोड़ा आप ये भी समझ सकते हो कि इसको ब्लैक पेपर क्यों नहीं कहा जाता। ब्लैक कलर को यहाँ प्रतिरोध की बात कही गई है, जैसे अनेक बार मोदी जी की सभा में या गहलोत की सभा में या जो भी है कि ब्लैक काले रंग को, प्रतिरोध काले का मतलब रात अंधेरा होता है, और जो ये बताना चाह रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। अपितु सफ़ेद, इसका मतलब ब्लैक रंग जो सबको ऑब्जर्व करता है और वाइट कलर जो सबको रिफ्लेक्ट करता है। वाइट बेसिकली कलर नहीं होता है, ब्लैक कलर होता है जो ऑब्जर्व करता है सबको, इसलिए वो एक अंधेरा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रतिरोध है, विरोध का इसको प्रतीक माना गया है। काली पट्टी बांध कर विरोध करना, काली टोपी पहनना, काले कपड़े पहनना, इसका मतलब ये किसी रिलीजन से जोड़कर देखे जाने वाला मुद्दा नहीं है। जब हम सिंबॉलिक रूप से ऐसा करते हैं तो वह इसका मीनिंग अभिव्यक्त करता है। एज ए रिलीजन ये अलग होगा, क्योंकि काले रंग के कपड़े पहनना, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना और रिलीजन का मुद्दा अलग है। यहाँ केवल पॉलिटिकल या राजनीतिक जो लाइफ स्टाइल है उसकी बात कही जा रही है, उसका जिक्र किया जा रहा है। वाइट स्किन, सफ़ेद रंग के चमड़ी के जो लोग होते थे, इसलिए उन्होंने अपने पेपर्स का नाम भी ब्लैक पेपर नहीं करके वाइट पेपर कहा है, श्वेत पत्र कहा है, जिसमें एक नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस योजना में संघीय ढांचे अर्थात जो प्रांत होंगे वो भी शामिल होंगे, लेकिन प्रांतों का अपना अस्तित्व होगा, प्रांतों की अपनी प्रोविंस की अपनी आइडेंटिटी होगी। प्रांतीय स्वायत्तता, उन प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, इसके उपबंध शामिल थे। इसी के साथ केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के विस्तार का प्रावधान शामिल था। द्वैध शासन ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। डायर की जो डाई और आयर की 2 शब्दों से मिलकर बना है दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन का मतलब था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का शासन और मंत्री परिषद या विधानमंडल का शासन। इस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। अब प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। ब्रिटिश संसद ने इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की जॉइंट कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनिथगो।
ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को इस समिति के सामने गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इनको बुलाया क्यों गया? ब्रिटिश भारत, इसका मतलब प्रांतों के गवर्नर को बुलाया गया जो ब्रिटिश एम्पायर के बेसिकली नुमाइंदे थे, और दूसरा है कि यहाँ पर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बेसिकली जो 600 के लगभग, ऑफिशियली 563, लगभग 600 देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो राजा कठपुतली थे, हम कह सकते लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, नाम मात्र के प्रतिनिधि थे, वो राजा खुद या राजा की तरफ से प्रतिनिधि जाते थे, वो ब्रिटिश एम्पायर को सलाम करने या सहमति देने के अलावा कोई प्रतिरोध नहीं करते थे। ये वास्तविकता थी। इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को लंबे समय तक यहाँ बनाए रखने में भारतीयों ने, या हम कह सकते हैं कि जो गैर राष्ट्रवादी भारतीय थे, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अर्थात भारत के लोग ही भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे, तालुकेदारों के रूप में, बिचौलियों के रूप में, सामंतों के रूप में, मीडिएटर जिसको आप कह सकते हो। इनको गवाह के रूप में आमंत्रित किया गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिजाइन किया है जिसमें इन लोगों की भी सहमति बनी हुई है। इस समिति ने जॉइंट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, समिति ने संसद में नवंबर 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा इसको फिर से दोहराया। फेडरेशन की स्थापना तभी की जाएगी जब कम से कम 50% देशी रियासतें भी इसमें शामिल होने को तैयार हो। अर्थात इस अधिनियम की पहली विशेषता जो हम पढ़ेंगे कि एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। यह आप ध्यान रखना, बनाया नहीं गया, केवल प्रोविंस रखा गया, प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें प्रांतों के लिए सम्मिलित होना या विलय होना, एक्सटेंशन अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था, ऑप्शनल था कि वो चाहें तो संघ में मिल सकती हैं, चाहें तो संघ में नहीं मिले। इसीलिए ये अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया, ये हमें ध्यान रखना है। अखिल भारतीय संघ में 50% देशी रियासतें शामिल होंगी तभी ये होगा, हालांकि 50 क्या 1/3 रियासतों में सहमति नहीं दी। लिन नीतिकों के नेतृत्व वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रपोजल तैयार किया गया जिसे 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1935 एक कानूनी स्वरूप में स्थापित हो गया, या उसको हम कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट कानून बन गया 1935 का अधिनियम। भारत जब तक पारित नहीं होता उसको बिल बोलते हैं, और पारित होने के बाद उसको एक्ट या लॉ बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया गया। इस अधिनियम की खुद की एक प्रस्तावना नहीं थी। विदाउट एनी प्रीएम्बल 1935 एक्ट प्रपोज किया गया, परंतु 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया गया। इसे उत्तरदायी शासन का या ब्रिटिश शासन का उत्तरदायी शासन के क्रम में दूसरा कदम या स्टेप कहा जाता है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन और भारत सचिव से मैकडोनाल्ड थे। यह आपको ध्यान रखना है। इस समय 1935 के भारत परिषद अधिनियम के लिए समय वायसराय कौन थे, भारत सचिव कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। अब आप यहाँ देखोगे कि भारत परिषद 1935 को इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से या इंडियन रिफॉर्म एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है, परंतु इसे विलिंगटन और होर रिफॉर्म्स एक्ट नहीं कहा जाता है, जैसा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया या मोल्डे मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इसको ऐसा क्यों नहीं कहा गया? उन दोनों के पर्सनल रोल के कारण और प्रपोजल तैयार करने के कारण उसे ऐसा कहा गया, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट रोल जो पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी होती है उसने प्ले किया है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एज ए पर्सन लॉर्ड लिनिथगो ने प्ले किया है। विलिंगटन, सैमुअल होर का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, और प्रधानमंत्री का यहाँ नोमेनक्लेचर आ नहीं सकता, इसलिए इसे केवल और केवल भारत परिषद अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम भारत परिषद अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो 3 विशेषताएं यहाँ शामिल हैं, अन्य विशेषताएं कल के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद या धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और 16 भाग शामिल थे। यह आप ध्यान रखोगे। एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया जिसमें 11 ब्रिटिश भारत के प्रांत बंगाल, बिहार, बम्बई, उड़ीसा,
मद्रास, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और असम। प्लस 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कोर्ग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अडन, तथा लगभग 600 देसी रियासत। इन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। हालांकि संघ बना नहीं, इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे, परंतु ये फीचर्स थी 1935 के एक्ट की। ब्रिटिश भारत के प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए इस संघ में मिलना अनिवार्य था, कंपलसरी था, यह आप ध्यान रखोगे। परंतु देसी रियासतों का विलय राजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया, अर्थात स्वैच्छिक बनाया गया। तो इन 3 इकाइयों, देसी रियासतें, चीफ कमिश्नर क्षेत्र और ब्रिटिश भारत के प्रांत, 2 इकाइयों के लिए विलय कंपलसरी था, रियासतों के लिए ऐच्छिक था, और रियासतों के राजाओं ने विलय करने से मना कर दिया, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें कुछ पूछना है? हाँ बताओ। हाँ हाँ, हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।